मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, आज से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ एक नया उपन्यास माँ, जिसे लिखा है रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की ने। मित्रों, यह उपन्यास 1907 ईस्वी में लिखा गया और इसे सर्वप्रथम रूसी भाषा के बजाय अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया, जिसका मूल नाम था द मदर। माँ उपन्यास की कहानी को रूस की क्रांति की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। एक माँ जिसे शुरुआत में लगता है कि उसका बेटा शायद गलत रास्ते पर जा रहा है, परंतु जैसे जैसे युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है, वैसे ही माँ भी तैयार होती है एक क्रांतिकारी के रूप में। एक माँ जो बस अपने बेटे की भलाई चाहती थी और चाहती थी कि वो शादी करके खुश रहे। वो अपने बेटे को क्रांति के कदम में सहयोग करती है और हर उस इंसान को अपने बेटे समान मान उसके लिए जोखिम लेती है। दरअसल पाठकों के लिए ये भी एक यात्रा है और उसका अंत क्रांति का मकसद समझना है। अगर आप कुछ अर्थपूर्ण पढ़ना या सुनना चाहते हैं जो आपके जेहन में छाप छोड़ जाए, तो ये उपन्यास आपके लिए है। इस उपन्यास को यही खास बनाता है, इसे मैक्सिम गोर्की की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से माना जाता है। ये एक क्रांति की शुरुआत में शामिल उन छोटी छोटी चीज़ों की ओर आपका ध्यान खींचता है जो आमतौर पर दिखाई नहीं देती। मित्रों, मैक्सिम गोर्की एक बढ़ई के पुत्र थे और सड़क पर ही उनकी पढ़ाई लिखाई हुई थी। छोटी उम्र में ही उन्होंने बेहद सहज और सरल रूसी भाषा में रूस के मजदूरों और किसानों के लिए लिखना शुरू कर दिया, जो बेहद कम पढ़े लिखे थे। इसलिए उनकी रचनाओं में किसानों और मजदूरों का दर्द और पीड़ाएं उभर कर सामने आती हैं। मजदूर वर्ग की छोटी छोटी खुशियों और उत्सवों का भी मैक्सिम गोर्की ने बड़ा मनोहारी वर्णन किया है। 1905 में रूस में जार की सत्ता के खिलाफ पहली असफल मजदूर क्रांति हुई। क्रांति के तुरंत बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए मैक्सिम गोर्की अमेरिका चले गए थे। 1906 में अमेरिका में ही उन्होंने माँ नामक यह उपन्यास लिखा। यह ऐसा पहला उपन्यास था जिसमें समाजवादी यथार्थवाद का चित्रण किया गया है, यानी यह बताया गया है कि समाज और मनुष्य एक दूसरे के पूरक हैं। समाज में मनुष्य ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि समाज मनुष्यों से बनता है, न कि समाज से मनुष्य पैदा होता है। इसलिए समाज को मनुष्यों के अनुकूल होना चाहिए। समाज में सभी मनुष्यों को समान सुविधाएं, समान अधिकार और समान न्याय मिलना चाहिए। यही समाजवाद का मुख्य उद्देश्य है। माँ नामक अपनी इस रचना में गोर्की ने इसी समाजवाद विचारधारा को अपने नज़रिए से प्रस्तुत किया है। समाजवाद का यह विचार रूस में जार की तत्कालीन सत्ता व्यवस्था के पूरी तरह से खिलाफ था। जार की सत्ता व्यवस्था में कुछ ही कुलीन परिवार थे जो पूरे रूस पर शासन करते थे। रूसी बुर्जुआ वर्ग और पूंजीवाद सत्ता पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। 1861 में रूस में भूदास प्रथा खत्म होने के बाद कृषिदासों के रूप में काम करने वाले किसान अपने जमींदार मालिकों से मुक्ति पा चुके थे, लेकिन उन्हें खेती करने के लिए जमीन नहीं मिली थी। रूस में तब तक पूंजीवाद और औद्योगिकरण का भरपूर विकास भी नहीं हुआ था। इसलिए ज़्यादातर पूर्व भूदास परिवारों की जीवन स्थितियाँ और मुश्किल हो गई थी। उनके पास पेट पालने के लिए कोई साधन नहीं था। कुछ लोगों को कारखानों में मजदूरी की नौकरी मिल गई थी, लेकिन वेतन इतने कम थे कि वे बड़ी मुश्किल से जीवन यापन कर पाते थे। माँ उपन्यास में मैक्सिम गोर्की ने
इन स्थितियों से मुक्ति पाने का रास्ता दिखाया है और यह बताया है कि समाजवाद ही हर तरह के शोषण से जनता की मुक्ति का रास्ता है। तो मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास माँ के पहले भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। मजदूरों की बस्ती की धुआंरी और गंदी हवा में हर रोज फैक्ट्री के भोपू का कांपता हुआ कर्कश स्वर गूंज उठता और उसके आवाहन पर छोटे छोटे मटीले घरों से उदास लोग सहमे हुए तिलचट्टों की तरह भाग पड़ते। वे नींद पूरी करके अपने थके हुए अंगों को आराम भी नहीं दे पाते थे। ठिठुरते झुटपुटे में वे कच्ची सड़क पर फैक्ट्री की ऊंची सी पत्थर की इमारत की तरफ चल पड़ते, जो बड़े निर्मम तथा निश्चिंत भाव से उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी और जिसकी तेल से चिकनी दर्जनों चौकोर आंखें सड़क पर प्रकाश करती थी। उनके पैरों के नीचे कीचड़ की छप छप होती थी। वे अलसाई हुई आवाज में चिल्लाते और हवा में उनकी गंदी गालियां गूंज उठती और दूसरी आवाजें मशीनों की गड़गड़ाहट और भाप की फक फक हवा में तैरती हुई आकर इन आवाजों में मिल जाती। ऊंची ऊंची काली चिमनियां जो बहुत कठोर और निराशापूर्ण मालूम होती थी, बस्ती के ऊपर मोटे मोटे मुकदरों की तरह अपना मस्तक ऊंचा किए खड़ी रहती थी। शाम को जब डूबते हुए सूरज का थका थका प्रतिबिंब घरों की खिड़कियों में दिखाई देता तो फैक्ट्री इन लोगों को अपने पाषाण उदर से उगल देती, मानो वे साफ की गई धातु का बचा हुआ कचरा हों, और वे फिर सड़क पर चल पड़ते। गंदे चेहरों पर कालिक, भूखे दांत चमकते हुए और शरीर से मशीन के तेल की दुर्गंध आती हुई। इस समय उनके स्वर में उत्साह होता था, उल्लास होता था, क्योंकि काम का एक दिन और खत्म हो चुका था और घर पर रात का खाना और विश्राम उनकी बाट जोह रहा था। दिन को तो फैक्ट्री निकल गई थी। उसकी मशीनों ने जी भरकर मजदूरों की शक्ति को चूस लिया था। दिन का अंत हो गया था, उसका एक चिन्ह भी बाकी नहीं रहा था और मनुष्य अपनी कब्र के एक कदम और निकट पहुंच गया था। परंतु इस समय विश्राम की और धुएं से घुटे हुए शराब खाने की सुखद कल्पना कर रहा था और उसे संतोष था। इतवार को छुट्टी के दिन लोग 10 बजे तक सोते थे और फिर शरीफ विवाहित लोग अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर गिरजाघर जाते थे और नौजवानों को धर्म के प्रति उनकी उदासीनता के लिए डांटते फटकारते थे। गिरजे से लौटकर वे घर आते, कीमे के समोसे खाते और फिर शाम तक सोते। बरसों की संचित थकान के कारण उनकी भूख मर जाती थी, इसलिए शराब पीकर वे अपनी भूख चमकाते, तेज वोदका के घूंटों से अपने पेट की आग को भड़काते। शाम को वे सड़कों पर घूमते फिरते। जिनके पास रबड़ के जूते होते वे जमीन सूखी होने पर भी उन्हें पहनते और जिनके पास छतरियां होती वे आसमान साफ होने पर भी उन्हें लेकर चलते। दोस्तों से मिलते तो फैक्ट्री की, मशीनों की और अपने फोरमैन की बातें करते। वे ऐसी चीज के बारे में न तो कभी सोचते थे और न बात ही करते थे जिसका उनके काम से संबंध न हो। उनके जीवन के नीरस ढर्रे में कभी कभी इक्का दुक्का भटकते हुए विचारों की मध्यम चिंगारियां चमक उठती। जब वे लोग घर वापस लौटते तो अपनी घरवालियों से झगड़ते और बहुधा उन्हें पीटते। नौजवान लोग शराब खानों में या अपने दोस्तों के घर जाते, जहां वे अकॉर्डियन बजाते, गंदे गीत गाते
नाचते, गालियां बकते और शराब पीकर मदहोश हो जाते। कठोर परिश्रम से चूर होने के कारण नशा भी उनको जल्दी चढ़ता और एक अज्ञात झुंझलाहट उनके सीनों में मचलती और बाहर निकलने के लिए बेचैन रहती। इसीलिए मौका पाते ही वे दरिंदों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते और अपने दिल की भड़ास निकालते। नतीजा यह होता कि खूब मारपीट और खून खराबा होता। कभी कभी किसी को बहुत सख्त चोट लग जाती और कभी तो इन लड़ाइयों में किसी की जान भी चली जाती। उनके आपस के संबंधों में शत्रुता की एक छिपी हुई भावना छाई रहती। यह भावना उतनी ही पुरानी थी जितनी कि उनके यंग यंग की बेहद थकान। आत्मा की ऐसी बीमारी वे अपने बाप दादा से उत्तराधिकार में लेकर पैदा होते थे और यह परछाई की तरह कब्र तक उनके साथ लगी रहती थी। इसके कारण वे ऐसी बेतुकी क्रूर हरकतें करते थे कि घृणा होती थी। छुट्टी के दिन नौजवान लोग बहुत रात गए घर लौटते। उनके कपड़े फटे होते, मिट्टी और कीचड़ में सने हुए, आंखें चोट से सूजी हुई और नाक से खून बहता हुआ। कभी वे बड़ी कुत्सा के साथ इस बात की डींग मारते कि उन्होंने अपने किसी दोस्त को कितनी बुरी तरह पीटा था और कभी उनका मुंह लटका होता और वे अपने अपमान पर गुस्सा होते या आंसू बहाते। वे शराब के नशे में चूर होते। उनकी दशा दयनीय, दुखद और घृणास्पद होती। बहुधा माता पिता अपने बेटों को किसी बाड़ के पास या शराब खाने में नशे में चूर पड़ा पाते। बड़े बूढ़े उन्हें बुरी तरह कोसते। उनके नरम वोदका के कारण शिथिल हुए शरीरों पर घूंसे लगाते। फिर उन्हें घर लाकर किंचित स्नेह के साथ बिस्तर पर सुला देते ताकि जब मुंह अंधेरे ही काली नदी की तरह भोपू का कर्कश स्वर हवा में फिर गूंजे तो वे उन्हें काम पर जाने के लिए जगा दें। वे अपने बच्चों को कोसते और बड़ी निर्ममता से पीटते थे, पर नौजवानों की मारपीट और उनकी दारू पीने की लत को स्वाभाविक माना जाता था। इन लोगों के पिता जब खुद जवान थे तब वे भी इसी तरह लड़ते झगड़ते और शराब पीते थे और उनके माता पिता भी इसी तरह उनकी पिटाई करते थे। जीवन हमेशा से इसी तरह चलता आया था। जीवन का प्रवाह गंदे पानी की धारा के समान बरसों से इसी मंद गति के साथ नियमित रूप से जारी था। दैनिक जीवन पुरानी आदतों, पुराने संस्कारों, पुराने विचारों के सूत्र में बंधा हुआ था और इस पुराने ढर्रे को कोई बदलना भी तो नहीं चाहता था। कभी कभी फैक्ट्री की बस्ती में कुछ नए लोग भी आकर बस जाते थे। शुरू शुरू में तो उनकी ओर ध्यान जाता क्योंकि वे नए होते। फिर धीरे धीरे केवल इस कारण उनमें हल्की और ऊपरी सी दिलचस्पी बनी रहती कि वे उन जगहों के बारे में बताते जहां पहले काम कर चुके थे, परंतु शीघ्र ही उनका नयापन खत्म हो जाता। लोग उनके आदी हो जाते और उनकी ओर विशेष ध्यान देना छोड़ देते। ये नए आए हुए लोग जो कुछ बताते उससे इतना स्पष्ट हो जाता कि मेहनत कशों का जीवन हर जगह एक जैसा ही है और यदि यह सच है तो फिर बात ही क्या की जाए। पर कुछ नए आने वाले ऐसी बातें बताते जो बस्ती वालों के लिए अनोखी होती। उनसे बहस तो कोई नहीं करता, पर वे उनकी अजीब अजीब बातें शंका के साथ सुनते। वे जो कुछ कहते उससे कुछ लोगों को झुंझलाहट होती, कुछ को एक अस्पष्ट सा भय अनुभव होता और कुछ से हृदय में आशा की एक हल्की सी किरण जगमगा उठती और इसी कारण वे और ज़्यादा शराब पीने लगते ताकि जीवन की गुत्थी को
और उलझा देने वाली आशंकाओं को दूर भगा सके। किसी नवागंतुक में कोई असाधारण बात नजर आने पर बस्ती वाले इसी कारण उससे असंतुष्ट रहने लगते और जो कोई भी उनके जैसा न होता उससे वे सतर्क रहते। उन्हें तो मानो यह डर लगता कि वह उनके जीवन की नीरस नियमितता को भंग कर देगा, जो कठिनाइयों के बावजूद कम से कम निर्विघ्न तो था। लोग इस बात के आदी हो गए थे कि जीवन का बोझ उन पर हमेशा एक जैसा रहे, और चूंकि उन्हें छुटकारा पाने की कोई आशा नहीं थी, इसलिए वे यह मानते थे कि उनके जीवन में जो भी परिवर्तन आएगा वह उनकी मुसीबतों को और भी बढ़ा देगा। नए विचार व्यक्त करने वालों से मजदूर चुपचाप कन्नी काटते रहते, इसलिए ये नवागंतुक वहां से कहीं और चले जाते। अगर कुछ यहीं रह जाते तो वे या तो धीरे धीरे अपने साथियों जैसे ही हो जाते या फिर कटे कटे रहते। कोई 50 वर्ष तक इसी प्रकार का जीवन बिताने के बाद आदमी मर जाता। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के द्वारा लिखे गए उपन्यास माँ के प्रथम भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के द्वारा लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 2 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मिखाइल व्लासोव भी इसी प्रकार का जीवन व्यतीत करता था। वह अक्खड़ स्वभाव का मिस्त्री था। उसके चेहरे पर हरदम उदासी छाई रहती थी और उसकी घनी भौहों के नीचे से उसकी छोटी छोटी आंखें संदेह और तिरस्कार के भाव से चमकती रहती थीं। वह फैक्ट्री का सबसे अच्छा मिस्त्री और बस्ती का सबसे तगड़ा आदमी था। चूंकि अपने मालिकों से उसकी हमेशा ठनी रहती थी, इसलिए कमाता बहुत कम था। हर छुट्टी के दिन वह किसी न किसी को पीट देता, इसलिए सभी लोग उसे नापसंद करते थे और उससे डरते थे। उसकी पिटाई करने की भी कोशिश की गई, मगर बेकार। व्लासो जैसे ही लोगों को अपने पर झपटने के लिए आते देखता, वह कोई पत्थर या तख्ता या लोहे की छड़ उठा लेता, टांगे फैलाकर खड़ा हो जाता और चुपचाप अपने शत्रुओं की प्रतीक्षा करता। बालों से ढकी हुई भुजाएं और आंखों से लेकर गर्दन तक फैली घनी काली दाढ़ी वाला चेहरा दिलों में दहशत पैदा करते थे। लोगों को सबसे ज्यादा डर तो उसकी आंखों से लगता था। छोटी छोटी और पैनी बर्मों की तरह लोगों को चिढ़ती हुई। उससे आंख मिलाने वाले को यही लगता कि वह किसी ऐसी दानवी शक्ति के सामने खड़ा है जो उस पर बिना किसी भय या दया के वार करने को तैयार है। खबरदार, जो आगे बढ़े, कुत्ते के पिल्लों, वह गरज कर कहता, और उसके बड़े बड़े पीले दांत उसकी दाढ़ी में चमक उठते। लोग डरकर पीछे हट जाते और जाते जाते कायरों की तरह उस पर गालियों की बौछार करते जाते। कुत्ते के पिल्लों, वह पीछे से बस इतना ही कहता और तिरस्कार से उसकी आंखों में खंजर की सी तेजी आ जाती। फिर वह अपना सीना तान कर उनका पीछा करता और ऊंची आवाज में ललकारता, आ जाओ, कौन मरना चाहता है? कोई भी मरना नहीं चाहता था। वह बहुत कम बोलता था और कुत्ते के पिल्ले उसका तकिया कलाम था। वह पुलिस वालों, अफसरों और फैक्ट्री में अपने मालिक को भी यही संज्ञा देता और बीवी को भी हमेशा कुतिया कहता। अरे कुतिया, तुझे दिखाई नहीं देता कि मेरा पतलून फट गया है? जब उसका बेटा पावेल 14 वर्ष का था तो एक बार उसने
उसके बाल खींचने की कोशिश की थी, मगर पावेल ने एक भारी सा हथौड़ा उठाकर बस इतना कहा था, खबरदार जो हाथ लगाया। क्या कहा? पिता ने पूछा और लंबे तथा चरहरे बदन वाले बेटे की तरफ इस तरह बढ़ा जैसे बादल की छाया भोजपत्र के वृक्ष की तरफ बढ़ती है। बहुत हो चुका, पावेल बोला, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। और इतना कहकर उसने हथौड़ा तान लिया। पिता ने एक बार उसे घूर कर देखा और बालों से ढके अपने हाथ पीठ के पीछे छुपा लिए। अच्छी बात है, उसने जरा हंसकर कहा, और फिर एक गहरी आह भरकर बोला, अरे कुतिया के पिल्ले। इसके कुछ ही समय बाद उसने अपनी घरवाली से कहा, अब मुझसे पैसे कभी न मांगना, पावेल तुम्हारा पेट पालेगा और तुम अपनी सारी कमाई शराब में उड़ाया करोगे। उसने पूछने का साहस किया, तुझे इससे क्या मतलब है कुतिया? कोई रखेल रख लूंगा। रखेल तो उसने नहीं रखी, पर लगभग 2 वर्ष अपने मरने के दिन तक उसने बेटे की ओर न तो कभी ध्यान दिया और न कभी उससे बात ही की। उसके पास एक कुत्ता था, उसकी ही तरह बड़े डिलडौल का और झबरीला। वह हर सुबह उसके साथ फैक्ट्री तक जाता और शाम को फाटक पर उसकी प्रतीक्षा करता। वलासो छुट्टी का दिन एक शराब खाने से दूसरे शराब खाने में पीते पिलाते ही काट देता। वह किसी से भी न बोलता और लोगों के चेहरे को ऐसे घूरकर देखता मानो किसी को ढूंढ रहा हो। और कुत्ता अपनी झबरी दुम हिलाता हुआ दिन भर अपने मालिक के पीछे पीछे लगा रहता। जब वलासो नशे में चूर घर लौटता और खाने बैठता तो कुत्ते को भी प्याले से ही खिलाता। वह उसे न तो कभी गाली देता न कभी पीटता, पर कभी पुचकारता भी नहीं। खाना खा चुकने पर अगर उसकी बीवी को मेज साफ करने में जरा भी देर हो जाती तो वह तस्तरियां फर्श पर पटक देता और अपने सामने वोदका की बोतल रखकर दीवार के साथ पीठ टिकाकर बैठ जाता और फटी आवाज में आंखें मूंद कर और मुंह फाड़ कर कोई उदासी भरा गीत गाने लगता। करुण बेसुरी आवाजें उसकी दाढ़ी में उलझ कर रह जाती और उसमें फंसे हुए रोटी के टुकड़े नीचे गिर पड़ते। गाते समय वो अपनी दाढ़ी और मूंछों पर हाथ फेरता। उसके गीत के शब्द समझ में न आते और गीत की धुन भी जाड़ों में भेड़ियों के चिल्लाने की याद दिलाती। जब तक वोदका की बोतल चलती वह गाता रहता और फिर वहीं बेंच पर लौट जाता या मेज पर सिर टिकाकर भोंपू बजने तक सोता रहता। कुत्ता भी उसी के बगल में लेटा रहता। हार्निया के कारण उसकी मृत्यु हुई। वह 5 दिन तक बिस्तर पर पड़ा तड़पता रहा। उसका चेहरा काला पड़ गया था, उसकी आंखें बंद रहती थीं और वह अपने दांत पीसता रहता था। कभी कभी वह अपनी बीवी से कहता, मुझे थोड़ा सा संखिया दे दे, जहर दे दे। डॉक्टर ने पुलटिस बांधने को कहा, पर साथ ही यह भी जोड़ दिया कि मिखाइल का ऑपरेशन जरूरी है और उसे उसी दिन अस्पताल ले जाया जाए। मिखाइल ने उखड़ी उखड़ी सांसें लेते हुए कहा, भाड़ में जाओ तुम, मैं तुम्हारी मदद के बिना ही मर जाऊंगा कुत्ते के पिल्ले। जब डॉक्टर चला गया और उसकी बीवी ने आंखों में आंसू भरकर ऑपरेशन करवा लेने की विनती की तो उसने उसकी तरफ घूंसा तान कर कहा, अच्छा हो गया तो तुम्हारी ही ज्यादा सामत आएगी। सुबह जब फैक्ट्री का भोंपू बज रहा था उसकी मृत्यु हुई। जब वह ताबूत में लेटा हुआ था तो उसका मुंह खुला हुआ था और भौहें गुस्से से तनी हुई थी। उसकी बीवी, बेटे, कुत्ते, दनीला, वेसोविस्को, पुरानी शराब और चोर जिसे फैक्ट्री से निकाल दिया गया था और बस्ती के कुछ भिखमंगों ने उसे दफन किया।
उसकी बीवी थोड़ा रोई, सो भी चुपके चुपके। पावेल बिल्कुल नहीं रोया। जनाजा ले जाते वक्त रास्ते में मिलने वाले बस्ती के लोगों ने रुककर सीने पर सलीब का निशान बनाया और बोले, पेला गया तो बहुत ही खुश होगी कि यह चल बसा। दूसरों ने सही करते हुए कहा, चल नहीं बसा, कुत्ते का दम निकल गया। ताबूत को दफन करके लोग तो चले गए, पर कुत्ता वहीं ताजी खुदी हुई मिट्टी पर चुपचाप बैठा कब्र को सूंघता रहा। कुछ दिन बाद किसी ने कुत्ते को मार डाला। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के द्वारा लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 2 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर। मित्रों, उपन्यास माँ के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं, तो अगले क्रम को सुनना न भूलें। जुड़े रहिए कथा कहानी उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।